नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। तो आइए बच्चों, अब हम दूसरे नंबर का समास पढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर का समास क्या है? द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा क्या है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची या परिमाणवाचक विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए, वह द्विगु समास कहलाता है। ओके, इसकी परिभाषा फिर से बोले। जिस समास का पहला पद संख्यावाची या परिमाणवाचक हो और विशेषण हो और वह पूरे पद के बारे में बताता है या उसकी जानकारी हमें देता है, वह द्विगु समास कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। अब यहाँ पर समस्त देखो, एक टेबल है, समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास का विग्रह। तो सबसे पहले का उदाहरण क्या है? चौमासा। तो उसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाची कैसे हुआ? चार। क्या है ये? संख्या है, तो चार मास। तो इसका विग्रह क्या हुआ? चार मासों का समूह। उसे हम क्या कहेंगे? चौमासा। तो जो पहला पद क्या है? वह संख्यावाची है जो पूरे पद की जानकारी हमें दे रहा है। दूसरा उदाहरण है त्रिनेत्र। तो तीन नेत्रों का समूह यानी त्रिनेत्र। फिर उसके बाद नवरत्न। तो नौ रत्न, तो नौ रत्नों का समूह उसका विग्रह होगा। फिर है चौथे नंबर पे शताब्दी। तो सौ, सत यानी 100 और अब्द यानी युग। तो क्या होगा इसका? 100 युगों का समूह। फिर पांचवें नंबर पे क्या है? दोपहर। तो दो और पहर, तो क्या होगा? दो पहरों का समूह। उसी तरह त्रिलोक। तो तीन लोक, तो तीन लोगों का समूह। तो क्या हुआ? द्विगु समास में क्या हुआ? पहला पद है वह संख्यावाची या संख्यावाचक या परिमाणवाचक होता है, जो पूरे समस्त पद की हमें जानकारी देता है, वह द्विगु समास कहलाता है। यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो चतुर्भुज, तो चार भुजाओं वाला या चार भुजाओं का समूह। नवरात्र, तो 9 रातों का समूह। तो पहला पद है वो संख्या बता रहा है, किसकी? पूरे पद की संख्या को बता रहा है, वह द्विगु समास कहलाएगा। तो इसकी खास विशेष पहचान ही है कि पहला पद है वो हमेशा संख्यावाचक होता है, इसीलिए यह द्विगु समास कहलाता है। ठीक बच्चों, अब हम इसका तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा प्रकार कौन सा है? कर्मधारय समास। ओके, अब कर्मधारय समास की सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरे पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। पूर्व पद कैसा हो? विशेषण हो, और उत्तर पद क्या है? विशेष्य हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहाँ पर हम इस टेबल में देखेंगे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और समास का विग्रह। अब जैसे इसमें समस्त पद क्या है? मृग नयन। अब उसका पूर्व पद क्या हुआ? मृग, और इसका उत्तर पद क्या हुआ? नयन। तो मृग है वो विशेषण है और नयन क्या है? वो विशेष्य है। तो यहाँ पर इसका विग्रह क्या कहलाएगा? मृग के समान नयन, अर्थात नयनों को किसके समान? मृग यानी हिरण के समान बताया है। तो मृग यानी विशेषण, नयन यानी विशेष्य। तो इन दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध हुआ, तो हम इसके समास का विग्रह क्या करेंगे? मृग के समान नयन, अर्थात उसके नयन यानी आंखें हैं वो कैसे? हिरण के समान है। ओके, अब दूसरा है नीलकमल। तो नीलकमल है तो इसका पूर्व पद नीला और उत्तर पद क्या हुआ? कमल। तो कमल है ये विशेष्य है और नीला है क्या है? ये विशेषण है। तो इन दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया है। तो इसका हम विग्रह क्या करेंगे? नीला है जो कमल, उसे हम नीलकमल कहेंगे। ओके, इसमें विशेषता बताई जाती है। अब तीसरा है महादेव। तो महा और देव, तो इसकी क्या होगा? महान
जो या महान है देव जो। ओके, ठीक है। अब हम उसके बाद का देखते हैं। सॉरी बेटा, हमने यहाँ देव जो की जगह जो देव, जो देव। ओके, महान है जो देव। उसके बाद है क्रोधाग्नि, यानी क्रोध अग्नि। तो क्रोध है वो पूर्व पद यानी विशेषण है, और अग्नि है वो विशेष्य है। तो अग्नि कैसी है? तो क्रोध। तो क्या? क्रोध रूपी अग्नि। महात्मा, तो महाआत्मा, महान है जो आत्मा। पीतांबर, पीला अंबर, पीला है जो अंबर। अब यहाँ पर अंबर है वो अंबर कपड़े को कहा जाता है, और अंबर यानी आकाश भी कहा जाता है। तो पीतांबर, पीतांबर यानी भगवान श्री कृष्ण का जो पहनाया जाता है उसे पीला अंबर है, उसे हम पीतांबर कहते हैं। तो यहाँ पर अंबर की विशेषता यानी कपड़े की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग का है। तो यहाँ पर हमें विशेषण की परिभाषा पता है ना कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें पहला पद विशेषण होता है और उसका दूसरा पद है वो विशेष्य होता है, इससे हमें पता चलता है। तो ठीक है, तो हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अब कर्मधारय समास में समस्त पदों का जो विग्रह होता है, यह विग्रह करते हैं तो किससे करते हैं? रूपी से, समान से और जो से आदि से हम इसका तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम जब समास का विग्रह किया मैंने, तो हमने क्या किया? समान, मृग के समान शब्द का उपयोग किया, फिर जो शब्द का उपयोग किया और रूपी का उपयोग किया। इससे हम समास का विग्रह कर सकते हैं। तो यह कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। और भी हम देख सकते हैं घनश्याम, तो घन के समान है जो, घन घन यानी बादल के समान जो है वह घनश्याम कहलाता है। तो बच्चों, अब आपको कर्मधारय समास है उसकी परिभाषा समझ में आ गई और उसके उदाहरण समझ में आ गए। पहला पद क्या है? पूर्व पद है वो विशेषण और उत्तर पद है वो विशेष्य होता है, और दोनों के संबंधों को बताया जाता है। ठीक है, कर्मधारय समास आपको समझ में आ गया। तो आइए बच्चों, अब हम चौथे नंबर का समास देखेंगे। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, जिस समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी प्रधान यानी मुख्य नहीं होता है, बल्कि वह किसी अन्य का बोध कराता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ओके, इसमें पहला पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान नहीं होते, मुख्य नहीं होते हैं, बल्कि किसी तीसरे को इंडिकेट करते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ठीक है, अब मैं इसका उदाहरण समझा रही हूँ आपको कि कैसे अन्य को आप इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे नीलकंठ है, इसका समस्त पद क्या है? नीलकंठ। तो इसका पहला पद यानी पूर्व पद क्या है? नील, और इसका उत्तर पद है कंठ। तो नीलकंठ बना। अब हमने समास का विग्रह कैसे किया? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, अर्थात पहला पद और दूसरा पद है वो दोनों गौण है, मुख्य नहीं है, बल्कि किसी तीसरे को बताते हैं या तीसरे के बारे में हमें जानकारी देते हैं, यह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। तो हमने इसका विग्रह कैसे किया? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान शिव का कंठ है वह नीला है। तो यहाँ शिव का कोई भी उच्चारण नहीं है, परंतु हमने विग्रह के द्वारा हमें पता चला कि भगवान शंकर के बारे में बात की जा रही है। अब उसके बाद देखते हैं लंबोदर। तो इसका पूर्व पद लंब और उत्तर पद है उदर। तो अब हम इस समास का विग्रह कैसे करेंगे? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। तो क्या कहलाएगा? गणपति। किसका है? पेट किसका है बड़ा? तो भगवान गणेश का। उसके बाद दशामुख, दशामुख यानी 10 मुख, पहला पद 10 और दूसरा उत्तर पद क्या है? मुख है। तो इसका विग्रह है क्या होगा? 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण के बारे में बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है? चक्रधर। तो चक्र पहला पद है यानी पूर्व पद, उसका उत्तर पद है धर है। तो अब इस समास का विग्रह कैसे होगा? चक्र को धारण करने वाला, चक्र
मतलब सुदर्शन चक्र है, उसे धारण किसके द्वारा किया जाता है? भगवान विष्णु के द्वारा। तो हमने देखा यहाँ पहला पद और दूसरा पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद में दोनों प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि किसी अन्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। बच्चों, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में हल्का सा अंतर है। हम उन दोनों के अंतर को समझते हैं, क्योंकि जब हम समास का विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा। जैसे पीताम्बर है और कमल नयन है, हम दोनों उसको देखते हैं कि किस तरह से छोटा सा अंतर है, वो हमें कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के बीच में फर्क समझाता है। ठीक है बच्चों, हमने कर्मधारय समास की परिभाषा देखी, उदाहरण देखे, हमने बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखी और उसके उदाहरण देखे। पर बच्चों, खास यहाँ पर एक बात हम व्यवस्थित तरीके से समझ लें कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में काफ़ी समानता है। यदि हम इन दोनों समास में दो तरह से अंतर करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में हम दो तरह से अंतर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला है तो पीताम्बर, तो पीताम्बर है तो पीताम्बर शब्द का विग्रह जिस प्रकार से होगा उस प्रकार से उसका समास आएगा। अब जैसे मैंने पीताम्बर है तो इसका पहला विग्रह कैसे किया? पीला है अंबर, पीला है जो अंबर, अर्थात अंबर यानी कपड़े की विशेषता क्या है कि वो पीले रंग का है, तो क्या है? विशेषण और विशेष्य का संबंध बना, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। अब इसी समास का हम विग्रह दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे पीला है अंबर जिसका, अर्थात तो पीला कपड़ा, पीला कपड़ा है, अंबर यानी कपड़ा, पीला है कपड़ा जो, अर्थात हम क्या बोलेंगे? पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास कहलाएगा। ठीक है, अब कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। किसका? विशेषण और विशेष्य का। तो पीला और अंबर है तो अंबर है वो विशेष्य है और पीला है वो विशेषण है, तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद है, दोनों पद है वो प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि किसी तीसरे को हमें बताते हैं। अब इसके बाद का हम देखते हैं कमल नयन। देखो, कमल है वो विशेषण है और नयन है वो विशेष्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास को हम कैसे देखेंगे? कमल के समान नयन, तो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। परंतु उसी समास का हम विग्रह करते तो कमल जैसे नयनों वाला, अर्थात विष्णु, वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास में। यहाँ कमल और नयन दोनों पद है वो प्रधान नहीं है, परंतु किसी तीसरे के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। किसके बारे में? विष्णु के बारे में, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाएंगे। तो बच्चों, जब आपको समास का विग्रह दिया गया हो तो उस विग्रह के ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कर्मधारय समास है और कौन सा बहुव्रीहि समास है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो अब हम अभी तक हम टोटल नंबर ऑफ 4 यानी 4 प्रकार के समासों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम इसका 5वां प्रकार पढ़ते हैं। 5वां प्रकार कौन सा है? द्वंद्व समास। अब हम द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे। सबसे पहले द्वंद्व समास की परिभाषा देखते हैं। जिन समस्त पद, समस्त यानी पूरे पदों के दोनों पद यानी पहला उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद मतलब के दोनों पद प्रधान हो तथा दोनों एक दूसरे के विपरीत, विपरीत यानी विरुद्ध में अर्थ देते हो और विग्रह करने पर और एवं अथवा या आदि लगे वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। बच्चों, एक बार फिर से परिभाषा देखो कि जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं यानी मुख्य होते हैं तथा दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी विपरीत में अर्थ देते हैं और विग्रह करने पर उनका विग्रह किससे होता है? अथवा, या, और एवं से हो, वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये समस्त पद दिए
हैं और इसका ये विग्रह है। तो सबसे पहले खट्टा मीठा समस्त पद है, तो पूर्व पद कौन सा है? खट्टा, उत्तर पद है मीठा, तो इसका विग्रह किससे हुआ? खट्टा और मीठा है। भाई बहन, तो भाई और बहन क्या होगा? भाई और बहन। आजकल, तो आज या कल, मैं आजकल में आने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे आज आओगे या कल आओगे, तो या शब्द है उससे हमने इसके समास का विग्रह किया। अब रात दिन, तो रात और दिन में तो क्या? रात एवं दिन। ओके। गुण दोष, तो गुण दोष में हम क्या करेंगे? गुण अथवा दोष है, उसके अंदर गुण है अथवा दोष है, तो इसका विग्रह किससे? और, या, एवं और अथवा से हुआ है। ये सारे के सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे की विरुद्धार्थी शब्द देते हैं और हम इनका विग्रह करते हैं। तब हम विग्रह करते समय और, या, एवं, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह द्वंद्व समास कहलाते हैं। तो अब आपको द्वंद्व समास पहचानने में कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हमने द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके उदाहरण देखे। अब हम द्वंद्व समास के प्रकार देखते हैं। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार है। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास और तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। अब इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? तो इस कोटि के समास में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो जैसे यहाँ पर ऋषि मुनि, तो हमने इस समास का विग्रह क्या किया? ऋषि और मुनि। तो जो और है क्या है? यह और है वो क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय है, जिसका हम सामासिक शब्द बनाते समय इसमें इसका लोप हो जाता है। तो यह कौन सा? इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। फिर माता पिता, तो माता और पिता, तो यहाँ पर और शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, इसका सामासिक शब्द बनाते समय लोप हो गया है, तो वह इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम दूसरे नंबर का वैकल्पिक द्वंद्व समास देखेंगे। तो इसमें विकल्प, वैकल्पिक यानी विकल्प सूचक समुच्चय बोधक अव्यय या, वा, अथवा का प्रयोग होता है और जब हम समास बनाते हैं, सामासिक शब्द बनाते हैं, तो इनका लोप हो जाता है। तो उदाहरण देते हैं जैसे धर्माधर्म, तो अब हमने इसका विग्रह किया, तो धर्म या अधर्म, क्या बोलेंगे? धर्म या अधर्म। तो ये जो या है वो क्या है? इसका यहाँ पर लोप हो गया। उसी तरह छोटा बड़ा, तो क्या हो जाएगा? छोटा या बड़ा, तो यहाँ पर छोटा बड़ा लिखते समय या है वो विकल्प सूचक है, उसका हमने अव्यय है उसका लोप हो गया। अब तीसरा देखते हैं समाहार समास, द्वंद्व समास। तो जिस समास से उसके पदों के अतिरिक्त यानी अलावा उसी तरह का और भी अर्थ सूचित हो, वह समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। अब जैसे उदाहरण हम देखते हैं दाल रोटी, तो दाल रोटी वगैरह। और अगर हम उसके उदाहरण देखें तो हम देखेंगे से कपड़ा लत्ता, तो कपड़ा लत्ता वगैरह। उसके बाद हम सेठ साहूकार, तो सेठ तथा साहूकार आदि धनी लोग, रुपया पैसे गहने वगैरह, ये सब क्या है? समाहार, अर्थात उसी के समान अर्थ वाले सूचित करते हुए शब्द बताए गए हैं। तो यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास कहलाएंगे। तो बच्चों, हमने द्वंद्व समास की परिभाषा देखी, उसके प्रकार देखे, उस प्रकार में किन चीज़ों का लोप होता है और उसके उदाहरण सहित देखे। तो हमने कौन से 5वें नंबर का द्वंद्व समास है, उस द्वंद्व समास की परिभाषा और उसके प्रकार भी देख लिए उदाहरण सहित। तो आइए बच्चों, समास का अंतिम प्रकार पढ़ते हैं। 6वें नंबर का है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की परिभाषा देखेंगे उदाहरण सहित। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। जहां समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर यानी जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, तथा समस्त पद बनाते
समय यानी पूरा पद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तब विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति चिन्ह है आपको पता है उनका लोप होना यानी गायब हो जाते हैं कब? समास विग्रह के समय विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया जाता है पर जब समासिक शब्द बन जाता है तो विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों का के अलावा जितने भी बाकी 6 प्रकार हैं उसके कारक चिन्हों के उन सबका समास में प्रयोग करते समय हम समास के विग्रह करते समय उन सब विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसके विभक्ति चिन्ह कौन कौन से हैं? तो विभक्ति चिन्ह है का, पर, से, के लिए, में और को। ये सारे के सारे विभक्ति चिन्ह हैं। जब इन चिन्हों के द्वारा समास का विग्रह होता है तब तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखो अब इसमें उत्तर पद यहाँ है और पूर्व पद, ये पूरा समस्त पद है और समास का विग्रह है। अब जैसे देखेंगे राजा, राजपुत्र, तो अब यहाँ पर मुख्य क्या है? उत्तर पद है, प्रधान है, पुत्र है, पर किसका? राजा का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समास का विग्रह कैसे किया? राजा का पुत्र है। दूसरा है घुड़सवार, तो घुड़ है उस पर सवार करने वाला, तो घोड़े पर सवार। फिर है गुणहीन, तो गुण और हीन, तो गुण से हीन। जेब खर्च, तो जेब और खर्च, तो जेब के लिए खर्च। तो आपने देखा हमने यहाँ पर कौन कौन से विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया है। जैसे हमने यहाँ पर राजा और उसके बीच में का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, यहाँ पर, यहाँ पर से और यहाँ पर के लिए हमने इन विभक्ति चिन्हों का उपयोग किया है। पर जब हमने यहाँ पर देखा हमने ये समस्त पद बनाया तब इन चिन्हों का क्या हो गया? लोप हो गया। राजा का पुत्र तो खाली राजपुत्र, घोड़े पर सवार तो घुड़सवार, गुण से हीन तो गुणहीन और जेब के लिए खर्च तो जेब खर्च। तो यहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो गया और समास का विग्रह करते समय विभक्ति चिन्ह लगाए गए हैं। तो जब जब इन विभक्ति चिन्हों से द्वारा समास का विग्रह होगा वह तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। अगर हम और उदाहरण देखना चाहें इसके तो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि हम कह सकते हो इसमें अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, पुस्तकालय तो पुस्तक के लिए आलय, घुड़दौड़ तो घोड़ों की दौड़। फिर है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, वनगमन, वन को गमन, पथ भ्रष्ट तो पथ से भ्रष्ट। तो ये इसके और उदाहरण भी देखे हमने। तो अब आपको तत्पुरुष समास भी बच्चों समझ में आ गया है। बच्चों हमने तत्पुरुष समास उदाहरण सहित पूरा समझ लिया। अब हम तत्पुरुष समास के 2 प्रकार देख लेते हैं। तत्पुरुष समास के कौन से प्रकार हैं? 2 प्रकार। कौन सा है? पहला है व्याधिकरण। कौन सा है? व्याधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष लिखा जाता है और समानाधिकरण है उसके अंतर्गत अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष आते हैं। बच्चों हमें परीक्षा में तत्पुरुष समास है, अगर हमें कोई भी समास है उसे आइडेंटिफाई अर्थात पहचानने के लिए कहा जाए तो जैसे राजपुत्र लिखा है तो राजा का पुत्र, तो खाली हमें तत्पुरुष समास ही लिखना है। उसके अंतर्गत ये करण का तत्पुरुष है, अपादान है, संबंध तत्पुरुष है, अधिकरण है, ऐसा कुछ भी लिखना नहीं। मात्र और मात्र क्या लिखना है? यह कौन सा है? विभक्ति चिन्हों के द्वारा अलग हुआ है तो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए बता दिया गया है कि कौन कौन से इनके अंतर्गत जो विभक्ति का उपयोग होगा तो वह तत्पुरुष समास, तो कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा।
करण तत्पुरुष समास कहलाएगा और संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा जब जिन जिन विभक्तियों का उपयोग हो। और यदि अपादान की विभक्ति यहाँ पर लगेगी तो वो अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा, संबंध की लगेगी तो वह संबंध तत्पुरुष कहलाएगा और अधिकरण लगेगी तो अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। तो बच्चों आज हमारे यहाँ समास है वो पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। आपको सभी समास अच्छे से समझ में आ गए हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।